हाँ जी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी, मेरे कटहल कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। मस्त मौज बहार। जिंदगी बढ़िया चल रही है। बच्चा कह रहा है नहीं बढ़िया चल रही। गावा सर नहीं बढ़िया चल रही। कैसे बढ़िया चल रही होगी? हमें एग्जाम निकालने हैं। हमें एग्जाम इस बार निकालने हैं, तो उसी के लिए तो आया हूं मैं। उसी के लिए ही तो आया हूं, तुम्हारे एग्जाम निकलवाने के लिए। अच्छा, आप सुनो ध्यान से, इसके अंदर हम कवर करेंगे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली बात तो इस वीडियो को पहले तो सेव कर लेना, ठीक है? या अपनी गैलरी वैलरी प्लेलिस्ट में कहीं पर डाल लेना, और हर बच्चे के साथ में इसको जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो हर बच्चे के बहुत काम की होने वाली है, जिनके भी सीए इंटर के सितंबर में एग्जाम है, या अगर आपके सीएस एग्जीक्यूटिव और सीए में इंटर के दिसंबर में एग्जाम है, या अगर आपके सीए के जनवरी 27 में एग्जाम है, तो ये अमेंडमेंट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बच्चा कह रहे सर आपने तो कहा था कोई अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, हम तो वही पढ़ रहे थे जो हमने पहले पढ़ा था। तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इनकम टैक्स में तो ऑलमोस्ट कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो आपने मई 27 या जून 27 के अंदर पढ़ा था, ऑलमोस्ट वही आपका जो है वो सितंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है। क्योंकि नए वाला इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो मई 27 और जून 27 से एप्लीकेबल है, तो वो तो हमें पढ़ना नहीं। तो इनकम टैक्स तो जो हमने पढ़ा वो ऑलमोस्ट सेम है। जीएसटी के अंदर तुम सब जानते हो, जीएसटी के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं, और वही अमेंडमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। बट टेंशन मत लो, ज्यादा नहीं है। सिर्फ दो टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट आई है। एक तो आईटीसी के चैप्टर में छोटी सी अमेंडमेंट आई है, और एक छोटी सी अमेंडमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर आई है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है जो आपने मई 27 या जून 27 के अंदर पढ़ा था। बट पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं जी। डिस्क्लेमर ये है, मैं मान के बैठा हूं कि आपने मई 27 और जून 27 की सारी अमेंडमेंट्स की हुई हैं, ठीक है ना? तभी आप ये अमेंडमेंट क्लास देखेंगे। अगर आपने पहले वो अमेंडमेंट्स नहीं देखी, पहले वो अमेंडमेंट्स देख लेना, वो यूट्यूब पे हैं। और अगर यूट्यूब पे नहीं मिलती तो मैं मिलेंगी है नहीं, क्योंकि तुम कई बार ढूंढते हो, पता नहीं नहीं ढूंढते हो, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। उस लिंक पे क्लिक करोगे, वो सारी अमेंडमेंट खुल जाएंगी। उसके नोट्स भी ड्राइव लिंक के अंदर है। जो आपको ड्राइव का लिंक मैंने दे रखा है उसके अंदर वो नोट्स भी हैं। तुम्हें ड्राइव का लिंक भी नहीं पता होगा, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ड्राइव का लिंक भी वहां से आपको मिल जाएगा। बट पहले वो अमेंडमेंट क्लास एक बार चेक कर लेना, आपने देख रखी हो, ठीक है ना? और वो अप्रोक्सीमेट 5 घंटे की अमेंडमेंट है जी। उसका रीजन है 5 घंटे की अमेंडमेंट क्यों है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी अमेंडमेंट आई थी, और अमेंडमेंट में से क्वेश्चन भी बने थे, और इस बार भी अमेंडमेंट में से क्वेश्चन बनेंगे। तो वो अमेंडमेंट इग्नोर मत करना, और ये वाली तो बिल्कुल मत करना जी। तो पहले वो देखनी है, फिर ये देखनी है, उसके बाद फिर आपने पेपर देने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी? चलो। अच्छा, इस अमेंडमेंट के नोट्स कहां पे होंगे? इस अमेंडमेंट के नोट्स को भी मैंने ड्राइव लिंक के अंदर डाल दिया। उसके अंदर आप जाओगे, DTNIDT ऑल अमेंडमेंट्स के नाम से एक फाइल होगी, जो उसमें सारी अमेंडमेंट्स हैं, पिछली बार की भी हैं, और उसी अमेंडमेंट में जो इस बार के अमेंडमेंट भी हैं वो मैंने लास्ट में अटैच कर दी हैं। तो उसके अंदर आपको अमेंडमेंट मिल जाएंगी जी, ठीक है जी? अभी तक इनकम टैक्स की कोई अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने नहीं डाली है, तो अभी हम जीएसटी की अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट का सप्लीमेंट निकाल दिया है, तो उसके बेस पे अमेंडमेंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स का आएगा तो करा देंगे, नहीं तो वैसे इनकम टैक्स में एज सच कोई भी अमेंडमेंट नहीं है जी। तो सारे बड़े चुप करके पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ठीक है? और ये न्यूज़ आपको पता लग गई होगी कि जो मेरा रेगुलर बैच है, बहुत नॉमिनल प्राइस पर मैंने आपके लिए निकाल दिया है, क्योंकि आप इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? और मैंने कहा था कि चलो जितने बच्चे भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट वो 2 दिन के लिए ही डिस्काउंट है, आज और कल के लिए। तो जिसको भी रेगुलर बैच अगर लेना है, क्योंकि अभी भी टाइम है, वो कंप्लीट कर सकते हो, तो वो परचेस कर सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पे रिवीजन क्लास तो है ही है, उससे भी काम कर सकते हो, ठीक है? अब एक बार यहाँ पे सारे बच्चे देखो रही। अब अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करता हूं, तो ये आपकी अमेंडमेंट्स, पहली अमेंडमेंट तो आई है आईटीसी के चैप्टर में, ठीक है? अच्छा, ये ऊपर वाली अमेंडमेंट, ये देखो, ये हम सारी कर चुके हैं, ठीक है ना? रिटर्न के चैप्टर में लास्ट टाइम अमेंडमेंट आई थी, और लास्ट टाइम जो अमेंडमेंट की थी वो सारी हमने विद क्वेश्चन की थी। टीडीएस और टीसीएस के अंदर अमेंडमेंट आई थी, ये भी हम कर चुके थे। फिर उसके बाद ये वाली अमेंडमेंट आई थी आपकी वैल्यूएशन के चैप्टर में, डिस्काउंट वाले पॉइंट के अंदर। तो ये सब कर चुके हैं, तो ये मैं दोबारा से नहीं करा रहा, क्योंकि ऑलरेडी पहले की हुई है। नहीं की हुई तो एक बार वो देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। अब जो मेजर अमेंडमेंट आई है इस बार के लिए, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहली अमेंडमेंट जो आई है वो तो आई है जी आईटीसी के टॉपिक में। अब आईटीसी के टॉपिक में क्या अमेंडमेंट आई है पहले वो सुन लो। याद करो, आईटीसी के टॉपिक में तुम्हें याद आएगा तब ना, बट फिर भी याद करवाने की कोशिश करूंगा। याद करो, आईटीसी के टॉपिक में रूल 86B हमने किया था, याद है वो 86B,
इसके अंदर मैंने कहा था कि अगर रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल हो जाता है तो उसके अंदर वो 99% अपनी लाइबिलिटी का आईटीसी यूज कर सकते हैं और 1% की लाइबिलिटी कैश में देनी ही पड़ेगी। भाई 1% लाइबिलिटी कैश में देनी पड़ेगी, 99 का आईटीसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट वो कब, अगर आपकी मंथली सेल जो होती है 50 लाख से ऊपर की होती है। बट फिर कुछ पॉइंट हमने किए थे कि जहां जहां पे रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल होता नहीं। याद है, अगर पिछले 2 साल से मैं इनकम टैक्स 1 लाख से ऊपर का पे कर रहा हूं, अगर मैंने 1 लाख से ऊपर का रिफंड क्लेम कर लिया, ऑलरेडी मैं 1% लाइबिलिटी कैश में दे चुका हूं, या वो गवर्नमेंट वाले केस थे, मैंने कहा था गवर्नमेंट अपने आप को बाहर निकाल लेती है कि हम यहाँ पे क्यों कवर होंगे, तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी, उस पर भी रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल होता नहीं है। अब जहां पे रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल नहीं होता तो उस केस में एक्सेप्शन आई है, बस उसमें एक पॉइंट नंबर एफ इन्होंने यहां पे ऐड कर दिया है। और पहले सारे बच्चे कान खोल के सुन लो, जब मैं कहता हूं रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि जहां रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये सब अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए पूरा का पूरा आईटीसी यूज कर सकते हैं। इनको कैश लेजर 1% वाली कोई मतलब मैंडेटरी पॉइंट नहीं है जी। कहना क्या चाह रहा हूं, अगर इनकी लाइबिलिटी 8 लाख रुपए की है, आईटीसी 8 लाख का पड़ा हुआ है, सारा यूज कर लो। ऐसा नहीं है कि 1% कैश में देना ही पड़ेगा, ना 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 ना, वो तब देना पड़ता है जब रूल 86 भी एप्लीकेबल होता है। जब इन पे एप्लीकेबल ही नहीं है तो ये सारा आईटीसी यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन इनके आईटीसी यूज करने पर नहीं है। अब उसमें ई पॉइंट तक तो पहले ही था, एफ पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया। अब एफ पॉइंट ऐड क्या किया, एक बार चेक करो क्या किया। कह रहा है द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर यहां पे कवर नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरर पे रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल होगा, मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल होगा। मैन्युफैक्चरर को छोड़ के जो रजिस्टर्ड पर्सन है उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, उसमें कौन कवर हो सकता है, उसमें कवर हो सकता है होलसेलर हो गया, ठीक है, रिटेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डीलर हो गया, ये सब लोग यहां पे कवर हो सकते हैं, बस वो मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन पे भी रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल कब नहीं होगा, कंडीशन है, ध्यान से पढ़ना। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन मैन्युफैक्चरर शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ दिस रूल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। सिर्फ सभी के रिस्पेक्ट में कह रहा नहीं, सभी के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा, कह रहा सिर्फ उन्हीं गुड्स के रिस्पेक्ट में जो रूल 31D में स्पेसिफाइड है, एंड ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय द सप्लायर ऑन बेसिस ऑफ रिटेल सेल प्राइस। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये एक्सेप्शन हर गुड्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए है जो गुड्स 31D में आते हैं। अब 31D में कौन से आते हैं, 31D में गुड्स गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए, उसकी लिस्ट आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको बता दूं उसमें कौन कौन से आते हैं। पान मसाला हो गया, टबैको हो गया, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको हो गया, टबैको बेस प्रोडक्ट हो गया, ये सब के सब जो है वो रूल नंबर 31D के अंदर आते हैं। अब एक्चुअल में सर एक बात मेरे को बताना, आपने वैल्यूएशन वाला चैप्टर किया हुआ है, हम जो जीएसटी लगाते हैं वो जीएसटी किस पे लगाते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगाते हैं। जीएसटी किस पे लगाते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगाते हैं। बट गवर्नमेंट कहती है टबैको और पान मसाला, अगर मैन्युफैक्चरर, जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, वो टबैको की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या वो मान लो फॉर एग्जांपल पान मसाला की प्रोडक्शन कर रहा है, तो अगर मैन्युफैक्चरर, ऑब्वियस सी बात है, इस पे एमआरपी होगा जी। अब मान लो इन टबैको का या पान मसाला का एमआरपी जो है वो 100 रुपए का है, अब 100 रुपए का है, बट ये मैन्युफैक्चर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है 60 रुपए का। ठीक है, अब पहले क्या था, अगर इसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया 60 रुपए का तो जीएसटी उस टाइम लगता था 60 रुपए के ऊपर, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, 60 रुपए। बट अब गवर्नमेंट कह रही है अगर मैन्युफैक्चरर ने इन गुड्स पे जीएसटी रिटेल सेल प्राइस पे दे दिया, मतलब एमआरपी पे दे दिया, मतलब पूरे 100 रुपए पर दे दिया, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वो ऑलरेडी 100 रुपए के ऊपर हमें जीएसटी यहां पे दे चुका है, तो फिर जो आगे आने वाले लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, रिटेलर है, उन पे हम रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। मतलब ये लोग अपना आईटीसी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, कोई रोक टोक नहीं है। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा मैंने क्या बोला। अच्छा फिर और सुनो जी, अब अगर आपको मैं दिखाता हूं, देखो इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहां पर भी समझाया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिखाता हूं, ये देखो जी, ये आपका डायग्राम है अमेंडमेंट का आईटीसी का, ये भी उस नोट्स के अंदर मैंने पेस्ट कर रखा है, देख रहे हो, ठीक है जी। अब ये ऑब्वियस सी बात है, आप तुम सब जानते हो इंस्टीट्यूट भी चैट जीपीटी यूज करते हो, तुम भी चैट जीपीटी यूज करते हो, तो हम भी एआई थोड़ा बहुत यूज करते हैं। अब ये एआई, उसको मैंने बोला कि ये
मतलब ये मैटर है, इस मैटर को एक डायग्राम में कन्वर्ट करके बढ़िया सा रिप्रेजेंट कर दो। उसने रिप्रेजेंट कर दिया जी। अब देखो यहाँ पे ये रूल नंबर 86 बी की एक्सेप्शन थी, वही इनकम टैक्स अगर आप पे करोगे 1 लाख से ऊपर रिफंड क्लेम करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही रिफंड की बात लिखी है, फिर कैश पेमेंट ऑलरेडी। अब यहाँ पे ये नई एक्सेप्शन आई है, देखो नई एक्सेप्शन क्या है, कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द मैन्युफैक्चरर डीलिंग इन गुड्स स्पेसिफाइड अंडर 31D ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय सप्लायर ऑन द रिटेल सेल प्राइस। तो गवर्नमेंट ने बोला जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पान मसाला, अब अगर मान लो पान मसाला का डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर पान मसाला, अब डिस्ट्रीब्यूटर पान मसाला कवर्ड अंडर रूल नंबर 31D परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चर, अब उसने मैन्युफैक्चर से परचेज किया, हु हैज पेड जीएसटी ऑन रिटेल सेल प्राइस। तो डिस्ट्रीब्यूटर, मान लो डिस्ट्रीब्यूटर की मंथली सेल 50 लाख से ऊपर की है, फिर भी रूल नंबर 86B डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने ये गुड्स उस मैन्युफैक्चरर से खरीदा जिस मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी रिटेल सेल प्राइस पर पे कर दिया। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये बात कहना है, अच्छा मैन्युफैक्चरर को रूल नंबर 86B की एक्सेप्शन में नहीं डाला, मैन्युफैक्चरर को छोड़ के जो अदर रजिस्टर्ड पर्सन है उनको डाला गवर्नमेंट ने। तो जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, ट्रेडर है, डीलर है, उनको बाहर निकाला, बट वो भी तब जब वो सामान खरीदते हैं उस मैन्युफैक्चरर से जिस मैन्युफैक्चरर ने उस सामान पर एमआरपी के बेस पे, मतलब रिटेल सेल प्राइस के बेस पे जीएसटी पे कर दी है। तो फिर गवर्नमेंट करी रूल नंबर 86B इन रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब ये लोग नॉर्मल आईटीसी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी, अब यहां पर देखो मैंने एग्जांपल दिया हुआ, अगर आप समझेंगे। अब यहां पे देखो रूल नंबर 86B, अब देखो यहां पे तो एक्सेप्शन एप्लीकेबल है नहीं, ये ट्रेडर है जी। अब मान लो ये ट्रेडर है, अब इसकी मंथली टैक्सेबल सप्लाई 60 लाख की है, 50 लाख से ऊपर की है, आउटपुट लाइबिलिटी 6 लाख की, आईटीसी 6 लाख का, 6 लाख रुपए का आईटीसी बचा हुआ है, बट गवर्नमेंट कह रही 6 लाख का पूरा यूज नहीं कर सकते, 6 लाख का 99, 6 लाख का 1%, मतलब 6 लाख का 1 कितना हो गया, 6,000 रुपए देना पड़ेगा कैश में, और 99% इतना आईटीसी यूज कर सकता हूं, बस इतना आईटीसी यूज कर पाऊंगा, बस ये पर ध्यान दो। और अगर रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल नहीं होता तो फिर पूरा का पूरा आईटीसी में यूज कर सकता था, कैश पेमेंट जीरो करनी पड़ती, बट यहां पे एप्लीकेबल होगा जी। अब यहां पे देखो जी, अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मंथली पेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम 0 डेट 80 लाख, आईटीसी भी आईटीसी यहां पर पड़ा हुआ है 8 लाख का, अच्छा लाइबिलिटी है 8 लाख की, और आईटीसी भी 8 लाख का है, बट कंपनी रिसीव 1.5 लाख रिफंड इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देखो कंपनी ने ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर का रिफंड क्लेम कर लिया, तो मतलब 86B एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एप्लीकेबल नहीं होगा तो पूरे के पूरा आईटीसी यूज कर सकते हैं, कैश पेमेंट जीरो करनी पड़ेगी। ये फर्क होता है 86B लगने और 86B ना लगने में। तो जो मैंने आपको बताया ना ऊपर वाले केस, तो वहां पे रूल नंबर 86B नहीं लग रहा, तो अगर इन पे नहीं लग रहा मतलब ये लोग पूरा का पूरा आईटीसी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया जी, क्लियर हो गया जी। तो एक बार दोबारा से लास्ट में क्रक्स बता रहा हूं, मैंने क्या बोला जी। क्रक्स मेरे बच्चे ये निकल के आ रहा है कि अगर अगर कोई पर्सन मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा है, और वो सामान खरीद रहा है जो रूल नंबर 31D में है, सिर्फ उस सामान की बात कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरर ने उस सामान पे जीएसटी ऑलरेडी रिटेल सेल प्राइस पर पे कर दिया है, तो जिसने सामान खरीदा, मान लो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, ट्रेडर, उस पे रूल नंबर 86B एप्लीकेबल नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर पे लगेगा। उनको मैन्युफैक्चरर को छोड़ के बाकी जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन पे नहीं लगेगा, बट उन पे तब नहीं लगेगा अगर वो गुड्स ले रहे हैं रूल 31D वाले, और उन गुड्स पे जीएसटी सप्लायर ने ऑलरेडी रिटेल सेल प्राइस के बेस पे पे कर दिया हो जी। तो ये पॉइंट आपका पॉइंट नंबर F में निकल के आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, एक तो बस छोटी सी एक्सेप्शन ही आई है, तो हो सकता है इस बार के तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले एक्सेप्शन में से कि रूल नंबर 86B कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको डिफाइन करो। तो ये पॉइंट आपको डिफाइन करके आने पड़ेंगे, तभी जाके 5 नंबर आपको मिलेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अमेंडमेंट आई है जी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। अब रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में क्या है, दो रूल यहां पे नए आए हैं, एक तो रूल नंबर 9A यहां पर इन्होंने इंसर्ट किया, और एक रूल नंबर 14A इन्होंने यहां पे इंसर्ट किया। अब रूल नंबर 9A और 14A ये दोनों क्या कहते हैं, अच्छा उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने का रूल नंबर 9 था, आपको मैं यहां पे दिखाता हूं। देखो रजिस्ट्रेशन की अमेंडमेंट को भी यहां पर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से टेबल फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ है। देखो यहां पे क्या है। अब पहले क्या था, पहले यहां पे रूल नंबर 9 था, रूल नंबर 9 वैसे अभी भी है, फिर 9A आया ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन लो रिस्क एप्लीकेंट, फिर 14A रूल नंबर, यहां पर रूल नंबर 14A भी है, दैट इज ऑप्शन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर टू ग्रांट इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा रूल नंबर 14A वैसे पिछली बार भी आया था,
पिछली बार भी आया था, ये पिछली बार आ चुका था, बट इस बार इन्होंने थोड़ी सी अमेंडमेंट इसमें और कर दी है। अब पहले इन तीनों में ना फर्क समझो। अगर कोई बंदा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है, नॉर्मल, तो वो नॉर्मल जो रूल होता है ना, वो रूल नंबर 9 का प्रोसेस होता है। देखो रूल नंबर 9 में क्या है, एग्जिस्टिंग नॉर्मल प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन आफ्टर मैनुअल वेरिफिकेशन, इसमें डिपार्टमेंट मैनुअल वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। ऑल एप्लीकेंट यहां पे आ सकते हैं। फिर एप्लीकेंट इज वेरीफाइड बाय पीओ, पीओ इसमें वेरीफाई करेगा। कोई टाइम लिमिट नहीं होती, इसमें डिपेंड करता है वेरिफिकेशन कब कंप्लीट होते हैं। तो ये रूल नंबर 9 है। बट अब 9A क्या कहता है, 9A पहली बात सब पे नहीं है, 9A एप्लीकेबल है जो लो रिस्क पर्सन है। भाई गवर्नमेंट को लग रहा है ये बिल्कुल जेन्युइन पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, इनको रजिस्ट्रेशन हम जल्दी दे सकते हैं, इन केस में कोई रिस्क नहीं है, इनमें हमें वेट क्यों करना है। तो देखो यहां पे जी, to grant registration automatically through system based risk analysis the genuine, that is low risk applicant, and reduce manual intervention। मतलब अब गवर्नमेंट सारा काम डिजिटल करना चाह रही है, गवर्नमेंट कह रही मैनुअल इंटरवेंशन कम करो। मैंने कहा ना आजकल एआई के अंदर भी कोडिंग होती है भाई, आजकल पता है एआई के अंदर भी कोडिंग होती है, एआई भी ये सारे काम कर सकता है। और आजकल लोगों के नोटिस भी एआई जनरेटेड, मतलब एआई बताता है कि किसको नोटिस देना है, किसको नोटिस नहीं देना है। तो कहने कि अब ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मैनुअल, मैनुअल जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो खत्म, ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। अब अगर है एनी रूल हु हैज सप्लाइड अंडर रूल 8, 12, 17 एंड इज आइडेंटिफाई लो रिस्क, अगर उसको लो रिस्क बोलते हैं, मतलब ये बंदा लो रिस्क ही है, जेन्युइन बंदा है, तो उसके ऊपर हम ये रूल एप्लीकेबल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय कॉमन पोर्टल, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा और 3 दिन के अंदर मिल जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब ये रूल 9 को ओवरराइड कर रहा है, क्यों, इसमें कोई मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं हो रही, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, उसमें नॉर्मली 7 दिन के अंदर, इसमें 3 दिन के अंदर आता है जी। तो मिस्टर ए अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, द सिस्टम एनालाइज हिज डेटा, फाउंड लो रिस्क, रजिस्ट्रेशन इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड विद इन 3 days, नो ऑफिसर अप्रूवल नीडेड। 3 दिन के अंदर तुम्हें आरसी घर के अंदर मिल जाएगी। ये रूल नंबर 9A एप्लीकेबल होते हैं जी। फिर एक नया रूल लाए, रूल नंबर 14A। अब ये लाए स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, भाई जिनकी टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट कह रही है, जिनकी टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपए तक की है, बस टोटल टैक्स लाइबिलिटी उनको 2.5 लाख रुपए तक की है। लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, टर्नओवर की बात नहीं कर रहा। देखो उसमें क्या लिखा है, टू प्रोवाइड ए सिंप्लीफाइड एंड फास्टर, ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर हैविंग लो टैक्स लाइबिलिटी, एप्लीकेंट अंडर रूल नंबर 8, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मंथली टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन सप्लायर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। आधार ऑथेंटिकेशन मस्ट बी सक्सेसफुल, ऑब्वियस सी बात है, मतलब आपकी लाइबिलिटी 2.5 लाख तक की हो एंड आधार ऑथेंटिकेशन मस्ट है, अगर आप ये करवा लेते हो। आफ्टर सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय कॉमन पोर्टल विद इन 3 वर्किंग डेज फॉर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब बच्चा कह रहा है सर यहां पर भी 3 दिन में मिल रहा है, यहां पर भी 3 दिन के अंदर मिल रहा है, तो फिर रूल नंबर 14A में कौन जाएगा। मेरे बच्चे रूल नंबर 14A में छोटे मोटे लोग जाएंगे जिनकी लाइबिलिटी सिर्फ 2.5 लाख तक की है। और रूल नंबर 9, जो आप 9A के पास जाओगे वो तब जाओगे अगर तुम्हें एज ए लो रिस्क एप्लीकेंट नोटिफाई किया जाएगा। पहले वो चेक करेगा तुम लो रिस्क एप्लीकेंट हो या नहीं, ऐसे नहीं तुम्हें रूल नंबर 9A के चले जाओगे, ठीक है ना। नॉर्मल रूल 9 है, अगर तुम लो रिस्क की हो 9A है, और अगर तुम 2.5 लाख तक की लाइबिलिटी, मतलब इतनी लाइबिलिटी पे कर रहे हो, तो रूल 14A के माध्यम से भी तुम बहुत फास्ट तरीके से रजिस्ट्रेशन अपना ले सकते हो। उसके बाद देखो दिस रूल ओवरराइड रूल नंबर 11। अब ये रूल 11 को ओवरराइड कर रहा है। रूल 11 पता है क्या कहता था, रूल 11 कहता था, याद आपको मैंने कहा था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं, बट एक स्टेट में तुम मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, याद है। एक स्टेट में तो ले ही लोगे, बट अगर एक स्टेट में मल्टीपल बिजनेस हैं तो मल्टीपल बिजनेस के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। ये बात लिखी हुई थी रूल नंबर 11 के अंदर। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन रूल 14A के माध्यम से ले रहे हैं, आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं, आप छोटे टैक्स पेयर हैं, आपकी लाइबिलिटी ही 2.5 लाख तक की है और आप 14A में ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मल्टीपल नहीं मिलेंगे जी। अगर मल्टीपल लेना है तो रूल 9 और 9A वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, रूल 14A आपके लिए नहीं है जी। देखो तो रूल 11 कहता था कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ए मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट ले सकते हो, बट ये उसको ओवर रूल कर रहा है, मतलब एक सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। मल्टीपल स्टेट में तो अलग अलग ले सकते हो, बट सिंगल स्टेट में एक ही मिलेगा अगर तुम रूल नंबर 14A यहां पे ले लेते हो जी।
देखो मिस्टर बी मंथली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन 1,80,000। शी अप्लाइड अंडर 14A एंड कंप्लीटेड आधार ऑथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज। बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट्स आपका निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जी, अब इन्होंने क्या बोला जी, यहाँ पे कह रहे विड्रॉल फ्रॉम, अगर आपको रूल नंबर 14 के ऑप्शन से विड्रॉ करना है, भाई मैं इस ऑप्शन से बाहर आना चाहता हूं, मेरे को नॉर्मल रूल नंबर 9 और 9A के अंदर जाना है। ए टैक्स पेयर कैन विड्रॉ फ्रॉम ऑप्शन बाय फाइलिंग एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। कंडीशन क्या है विड्रॉल के लिए? ऑब्वियसली बात है, ऑल रिटर्न ड्यू फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल डेट आपने सारी फाइल कर दी हो। और फिर नो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 29 शुड बी इनिशिएटेड, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल की प्रोसीडिंग स्टार्ट ना हुई हो। इफ अलाउड of order will specify date from which normal provision will apply not earlier than the first day of the next month. Acknowledgement will be issued electronically। आपका acknowledgement यहां पे इशू कर दी जाएगी, आप रूल नंबर 14A से बाहर आ जाओगे, फिर तुम रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 और 9A के माध्यम से भी यहां पे करवा सकते हो। बस ये पर ध्यान दो। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है और मुझे उम्मीद है कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें इन तीनों में वो डिफरेंस पूछ ले। तो ये 9, 9A और 14A एक सीक्वेंस के अंदर यहां पे डिफरेंस तुम्हारे सामने आ रहे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यही अमेंडमेंट आई है बस जीएसटी के अंदर, और ज्यादा अमेंडमेंट आई नहीं है। जो आपने पहले जीएसटी पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं वो वाली अमेंडमेंट आपने देख ली होंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बस उतना ही जीएसटी था। उसके बाद ये वाली अमेंडमेंट है। इसके साथ ही आप अपडेट हो जाते हैं पूरे के पूरे सितंबर, दिसंबर और जनवरी 27 के एग्जाम के लिए। बाकी और कोई सप्लीमेंट अगर आएगा और कुछ अगर नया इशू होगा तो टेंशन मत लो, मैं हूं आपके लिए, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। बस मैंने कहा ना, तुम तैयारी पे लगे रहो। इस बार हमें टेक्स्ट को फोड़ना है और बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ चाहिए या अमेंडमेंट का लिंक चाहिए वो सारा कुछ आपके सामने है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।